आज हम राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और अब हम स्टार्ट करते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? यानी 16 मार्च 2015 को, 20 मार्च 2015 को, 20 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा है? तो इनमें 1 जनवरी 2015 को, यानी नीति आयोग की स्थापना कब होती है? तो 1 जनवरी 2015 को। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? भारत के नीति आयोग का उपाध्यक्ष, भारत का वित्त मंत्री, भारत का उपराष्ट्रपति या भारत का प्रधानमंत्री? तो इनमें कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत का प्रधानमंत्री करता है। और इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? अनुच्छेद 264 के अनुसार, अनुच्छेद 265 के अनुसार, अनुच्छेद 263 के अनुसार, अनुच्छेद 262 के अनुसार। यानी इसमें राइट आंसर कौन सा है वो चेक करते हैं अभी। अनुच्छेद 263 के अनुसार। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन कब हुआ? संसदीय कानून द्वारा, संविधान द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा या सरकारी संकल्प द्वारा? तो क्षेत्रीय परिषदों का सर्जन कब होता है? तो हम देखते हैं संसदीय कानून द्वारा होता है। पांचवा क्वेश्चन है, विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किस एक में है? यानी विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक में है? तो छठी में या सातवीं में या फिर आठवीं में या फिर नौवीं में? तो इसमें छठी में है। छठा क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? अनुच्छेद 4 और 5, अनुच्छेद 141 तथा 142, अनुच्छेद 56 तथा 57, अनुच्छेद 245 तथा 246। इनमें से राइट आंसर कौन है देखते हैं। तो अनुच्छेद 245 और 46 है। संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधान को प्रावधानों को राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है, वित्तीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है, या फिर मात्र राज्यों की विधायिकाओं के बहुमत की समिति से निलंबित किया जा सकता है, या किसी भी परिस्थिति में निलंबित किया जा सकता है। तो सातवें का आंसर कौन सा होगा? किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, यानी चौथा आंसर राइट है। अब इसमें आठवां आंसर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? तो निम्नलिखित में कौन केंद्र और राज्यों के राजस्व बंटवारे के मापदंडों की अनुशंसा करता है? तो वित्त आयोग या फिर नीति आयोग या फिर अंतर्राज्यीय काउंसिल या फिर केंद्रीय वित्त मंत्रालय? तो इसमें कौन सा आंसर राइट है? नीति आयोग, यानी दूसरा आंसर राइट है। वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है उल्लिखित है संघ सूची में या फिर राज्य सूची में या फिर समवर्ती सूची में या फिर अवशिष्ट सूची में? तो इसमें कौन सा राइट आंसर है? ये वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है उल्लिखित है। तो संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या फिर अवशिष्ट सूची में? तो इसमें आंसर राइट है तीसरा सही, समवर्ती सूची में। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े उपबंध संविधान के भाग 11 संघ व राज्यों के बीच संबंध शीर्षक के अंतर्गत दिए गए। भाग 2 दूसरे के अंदर भाग 11 में उप अध्याय है, पहले में वित्तीय संबंध बताए गए हैं जबकि दूसरे में प्रशासनिक व कार्य संबंध है। तो इनमें कौन सा राइट है? केवल एक, केवल दो, एक और दोनों, न तो एक और न ही दो। तो आंसर राइट कौन सा है? केवल एक, यानी केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े उपबंध संविधान के भाग 11 में संघ व राज्यों के बीच में संबंध शीर्षक के अंतर्गत दिए गए हैं। तो अब 11वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है?
राज्य विधानमंडल समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। या फिर दूसरा, कोई भी राज्य विधानमंडल मूल अधिकारों को छीनने वाला कानून नहीं बना सकता, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 13 और 2 में ऐसा करने पर रोक लगाई गई है। 13(2) में ऐसा करने से रोक लगाई गई है। तो इसमें राइट कौन सा हो सकता है, देखते हैं। एक और दोनों राइट है। तो अब निम्नलिखित कथनों का कौन सा कथन सही है? तो दोनों सही है। राज्य विधानमंडल समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकता है, और कोई भी राज्य विधानमंडल मूल अधिकारों को छीनने वाला कानून नहीं बना सकता। तो मूल अधिकार वैसे भी छीने नहीं जा सकते, और क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 13(2) में ऐसा करने पर रोक लगाई गई है। तो दोनों आंसर राइट है हमारे। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। अनुच्छेद 249 के तहत पारित संकल्प किसी भी ऐसी अवधि तक प्रवर्त रहेगा जो इस संकल्प में निर्दिष्ट की गई हो, किंतु यह अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। तो दोनों राइट है या फिर एक राइट है, इसमें देखते हैं कौन सा है। यानी दोनों राइट है। यानी अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। और दूसरा है, अनुच्छेद 249 के तहत पारित संकल्प किसी ऐसी अवधि तक प्रवर्त रहेगा जो इस संकल्प में निर्दिष्ट की गई हो, किंतु यह अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। तो दोनों राइट है। आप 13वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 2 और 3 संसद को राज्य पुनर्गठन से संबंधित विधि पारित करने की शक्ति। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता से संबंधित विधि बनाने की शक्ति देता है। और तीसरा, अनुच्छेद 105 सांसदों के विशेषाधिकारों को परिभाषित करने वाली विधि बनाने की संसद की शक्ति है देता है। और चौथा है, अनुच्छेद 343 संसद को शक्ति की संविधान लागू होने के 15 वर्ष बाद भी हिंदी का राजभाषा के तौर पर प्रयोग चलने के लिए विधि बनाने की शक्ति देती है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है? यानी चौथा वो है केवल राइट। तो अनुच्छेद 343 संसद को शक्ति की संविधान लागू होने के 15 वर्ष बाद भी हिंदी का राजभाषा के तौर पर प्रयोग चलने देने के लिए विधि बनाने की शक्ति है देता है। तो अब 14वां क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में भूमिका कौन निभाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में भूमिका कौन निभाता है? तो सचिव वित्त मंत्रालय, सचिव योजना मंत्रालय, या सचिव नीति आयोग, या सचिव वित्त आयोग। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है? तो इसमें राइट है सचिव नीति आयोग, यानी तीसरा आंसर राइट है। यानी राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में भूमिका कौन निभाता है? तो सचिव नीति आयोग। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? संसद सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर के लिए भी कानून बना सकती है। दूसरा है, भारतीय दंड संहिता की धारा 3 व 5 में ऐसे प्रावधान है जो भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर किए जाने वाले अपराधों को समेटते हैं। तो इसमें कौन सी राइट है? ये दोनों राइट है, फिर एक देखते हैं। यानी दोनों राइट है इसमें। अब क्या है, संसद सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर के लिए भी कानून बना सकती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 3, 6 और 5 में ऐसे कई प्रावधान हैं जो भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर किए जाने वाले अपराधों को समेटते हैं। तो दोनों आंसर राइट है। अब 16वां क्वेश्चन देखते हैं। यानी निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऐसा ही नहीं है। तो अनुच्छेद 248 का संबंध अवशिष्ट शक्तियों के साथ है, और सभी अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास है, न कि राज्यों के पास है। अवशिष्ट शक्तियों के प्रावधान के कारण ही जब पहली बार सेवा कर अस्तित्व में आया, तो वह पूरी तरह से केंद्र को मिला, न कि राज्यों को। और वन्य जीव जंतुओं और पक्षियों का संरक्षण अवशिष्ट सूची का विषय है। तो इनमें राइट कौन सा है? यानी चौथा राइट है। यानी जो राइट नहीं है, यानी अनुच्छेद 248 का संबंध अवशिष्ट शक्तियों के साथ है, तो ये राइट है। सभी अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास है, न कि राज्यों के पास है। ठीक है, ये भी राइट है। और अवशिष्ट शक्तियों के प्रावधान के कारण जब पहली बार सेवा कर अस्तित्व में आया, तो वह पूरी तरह से केंद्र को मिला,
केंद्र को मिला, न कि राज्यों को। यानी ये तीनों राइट है, और ये सही नहीं है वो है चौथा आंसर, जो कि वन्य जीव, जंतुओं और पक्षियों का संरक्षण अवशेष सूची का विषय है। ये थोड़ा गलत है। 17 देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर का नाम दिया गया। RS पर 2013 का क्वेश्चन है। अभिकथन ए, सरकारी कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। कारण आर, जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया। यानी इनमें से राइट कौन सा है? ए आर की व्याख्या करता है या नहीं? ए और आर दोनों सत्य है, किंतु ए आर ए की व्याख्या करता है। ठीक है, राइट है, तो दोनों राइट है। और 18वां देखते हैं। पूंछ आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। RS पर 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। आयोग के अनुच्छेद 355 और 356 में आपात उपबंधों के स्थानीय उपयोग का प्रस्ताव क्या है? और दूसरा, राज्यपाल की 5 वर्ष की पदावधि स्थायी कर दी जाए और राज्यपाल की पदच्युत केवल संसद द्वारा की जाए। या चौथा क्वेश्चन है, चौथा आंसर है, जो कि प्रधानमंत्री लोकसभा में विपक्ष के नेता से संबंधित राज्य के केंद्र मुख्यमंत्री से गठित एक समिति को राज्यपाल की नियुक्ति सौंप दी जाए। तो इनमें से राइट कौन सा है ये देखते हैं। यानी पहला, दूसरा और चौथा। पहला, दूसरा और चौथा, यानी पहला, दूसरा और चौथा राइट है। तो पहला कौन सा है? आयोग ने अनुच्छेद 355 और 56 के आपात उपबंधों के स्थानीय उपयोग का प्रस्ताव किया। तो पहला राइट है। राज्यपाल की 5 वर्ष की पदावधि स्थायी कर दी जाए, ये भी राइट है। और चौथा है, प्रधानमंत्री लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से गठित एक समिति को राज्यपाल की नियुक्ति सौंप दी जाए। तो ये तीनों ही राइट है। में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन हो सकता है? तो इसमें हम देखते हैं प्रधानमंत्री। यानी तीसरे नंबर में इसमें लिखा हुआ है, थोड़े गलत हो गया। तो प्रधानमंत्री है वो राइट है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अब आगे देखते हैं। नीति आयोग के प्रमुख कार्यों की विवेचना कीजिए। RS मेंस 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि आप इसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। तो नीति आयोग के प्रमुख कार्यों की विवेचना करनी है हमें। भाई नीति आयोग के क्या क्या कार्य होते हैं, और इसका आंसर तो हमने देख ही लिया है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो प्रधानमंत्री होता है। तो इस 20वें जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगला पार्ट भी लेके आएंगे, राजनीति और भूगोल से संबंधित, हिस्ट्री से संबंधित, इन सभी विषयों से संबंधित लेके आएंगे। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी, महत्वपूर्ण है। तो धन्यवाद।